नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार की लड़ाई तो आप देख ही रहे हैं। बिहार जातीय गणना रिपोर्ट के बाद शैक्षणिक और सामाजिक आर्थिक यह रिपोर्ट भी सामने आ गई और जिस बात की उम्मीद थी कि नीतीश कुमार आखिरी चाल चलेंगे, बिहार की लड़ाई अब आरक्षण पर आ गई है। नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी, जो अभी 65% के करीब है 60% के करीब है, वह बढ़ाकर अब 75%, 65% दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए। तो बाकी सिर्फ 25% बचेगा। बिहार शैक्षिक रूप से कितना पिछड़ा, आर्थिक रूप से कितना पिछड़ा, अब टैलेंट का क्या होगा, बिहार छोड़ने वाले लड़कों का क्या होगा, लड़कियों का क्या होगा, क्योंकि बिहार में अवसर ऐसे ही कम हो जाएंगे। वैसे भी कहा जाता है बिहार में नौकरी है कहाँ। कल रिपोर्ट में भी साफ साफ दिखाई पड़ी कि उस नौकरी के लिए भी मारामारी बढ़ेगी। ऊपर से जो नौकरी है बिहार में, वह सिपाही की नौकरी है, मास्टर साहब की नौकरी है, उसमें भी डोमिसाइल नहीं। और क्वालिटी एजुकेशन की जब बात होती है, कंपटीशन की बात होती है, जो दूसरे प्रदेश वाले बिहार चले आते हैं। तो नीतीश की जो यह आखिरी चाल है, दांव है चुनाव जीतने के लिए, इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि 2-2 लाख रुपए हम देंगे करीब 94 लाख 94 लाख परिवार को। किस रूप में आप देख रहे हैं, क्या बिहार का भविष्य देखते हैं अब आप? देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग लगातार इस बात पर चर्चा करते रहे हैं और 2 अक्टूबर को जिस दिन जाति गणना के आंकड़े जारी किए थे बिहार सरकार ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर, उस दिन भी हम लोगों ने ये बात की थी और हम लोग इस बात पर सहमत थे कि अब अगला कदम जो होगा वो आरक्षण की सीमा बढ़ाने का होगा। ये जी। लगभग तय हो गया था कि जब पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जातियों का टोटल वोट जब 63% आ रहा है, टोटल आबादी 63% आ रही है, तो उसके बाद अब वो 30% आरक्षण पर नहीं रहेगा, आरक्षण उसका बढ़ाया जाएगा। ये पहले से लग रहा था कि 63% आबादी है तो आरक्षण उस अनुपात में बढ़ेगा। अब उसकी जो विधानसभा का सत्र उन्होंने बुलाया विधानमंडल का, और उसमें ये उसके पहले उनकी कैबिनेट ने ये मंजूर किया और ये है कि कल मतलब 9 तारीख को 9 नवंबर को इसको पेश बिल है। करके और पास कराया जाएगा। तो ये तो एक अपनी जिम्मेदारी है जो सरकार ने पूरी कर दी और अब विधायिका से उस जिम्मेदारी का निर्वहन हो जाएगा, विधायिका में वो पास हो जाएगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि वो इसका समर्थन करती है, भारतीय जनता पार्टी जी। ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने का विरोध नहीं किया है। तो पहला जो टेक्निकल मामला है, जो कानूनी मामला है, संवैधानिक मामला है, वो यहीं आके फंसेगा जब विधानसभा से इसका बिल पास किया जाएगा। जी। विधानसभा से और विधान परिषद से जब इसका बिल पास होगा और वो आरक्षण बढ़ाने के जिस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, उसमें ये प्रोविजन है कि पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का जो आरक्षण अभी 30% है, उसको बढ़ा करके 43% किया जाएगा। जी, और बिल्कुल। जो अनुसूचित जाति का आरक्षण है उसमें भी 1% की बढ़ोतरी होगी और जो अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है उसको भी 1 से बढ़ा करके 2% किया जाएगा। इस तरह से 65% आरक्षण हो जाएगा ओबीसी, मतलब ओबीसी, ईबीसी और एससी एसटी का, और उसके बाद जी। 10% आरक्षण होगा ईडब्ल्यूएस का, तो 75% इसकी सीमा हो जाएगी और ये पास हो जाएगा विधानसभा से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल है कि ये इसको आगे कैसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, क्या राज्यपाल इसकी मंजूरी देंगे, क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कोर्ट से क्या इसकी मंजूरी मिलेगी, ये क्या संवैधानिक रूप से सही है, ये जी। सवाल आएंगे ज्ञानेश्वर जी। और ये जी। सवाल इसलिए आएंगे क्योंकि बिहार के 2 पड़ोसी राज्यों ने सेम लाइन पर सेम पैटर्न के हिसाब से इसी तरह का बिल विधानसभा से पास किया हुआ है। पहले आप झारखंड झारखंड और की बात करें जो बिहार का पड़ोसी राज्य है, झारखंड में आरक्षण की सीमा 77% करने का बिल पास किया गया है। उस जी। 77% में उन लोगों ने जो वहां पहले जो में आरक्षण का प्रोविजन है उसमें एक बड़ा इजाफा उन लोगों ने किया ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का। झारखंड में ओबीसी आरक्षण है 14% का, जिसको बढ़ा करके लगभग दुगुना कर दिया गया, 27% किया गया है कि ओबीसी का अच्छा। आरक्षण, क्योंकि वहां जो आदिवासी आबादी है 26-27%, उसी से उसके जी। 2-4% कम ही आबादी है कुर्मी जिसको बोलते हैं, जो हम लोग के यहाँ कोयरी कुर्मी है, वो कुर्मी वहां जो है उनकी एक बड़ी आबादी है, नीतीश कुमार की जाति। 22-23% आबादी, और वो जी। बड़ी राजनीतिक ताकत है वो लोग वहां।
और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन ही किया था जब वो शिबू सोरेन तो उसमें बाद में जुड़े थे, गठन ही विनोद बिहारी महतो ने किया था। शिबू सोरेन मतलब उनके सहायक थे, सहयोगी थे, उनके मुख्य फोर्स जी जो थे, मेन फोर्स थे विनोद बिहारी महतो थे। वो फिर विनोद बिहारी महतो और सुनील महतो और काफी लोग, आजसू की एक राजनीति उसी पर चलती है जो सुदेश महतो करते हैं, तो उसको खुश करने के लिए 13% सीधा 13% आरक्षण बढ़ाया गया, तो 27% ओबीसी का आरक्षण कर दिया गया। और जो एसटी का आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति का, वो 26 था, उसको 28 किया गया। तो जी 55% ये आरक्षण किया गया। उसमें 10% आरक्षण था ईडब्ल्यूएस का और 12% आरक्षण किया गया एससी का। तो इस तरह से झारखंड ने 77 37% आरक्षण, 77% आरक्षण कर दिया। जब ये जी बिल किया, वहां के जो राधाकृष्ण जो अभी राज्यपाल हैं, जब उनके पास ये बिल गया तो उन्होंने इस पर मंतव्य लिया भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल का, जो भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी हैं आर वेंकटरमणी, उनसे उन्होंने मंतव्य लिया और भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये संभव नहीं है। उन्होंने अच्छा कहा कि ये जो है, इस पर कई न्यायिक फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। निश्चित रूप से वो सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश की बात कर रहे थे वो इंदिरा साहनी केस का आदेश होगा, जिसमें 50% आरक्षण की सीमा तय की गई है। लेकिन जी राज्यपाल ने बिल लौटा दिया, झारखंड सरकार को कहा कि हम जो आरक्षण की सीमा है वो 77% करने का बिल मंजूर नहीं कर सकते हैं, और ये अटॉर्नी जनरल का मंतव्य है। तो जी वहां बिल अटक गया। हम्म, दूसरा पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, वहां भी सेम लाइन पर आरक्षण बढ़ाया गया। वहां आरक्षण ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी आरक्षण बढ़ा करके कर दिया गया है 72%। 72% कर दिया गया आरक्षण। वहां एसटी का आरक्षण 72% 32% है, 32% है। और वहां भी जी ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ा करके 27% किया गया है। जी और 12% एससी का आरक्षण है। तो ये 72% उनका आरक्षण बनता है। और उन लोगों ने एक दूसरा प्रयोग और किया, जो प्रयोग बिहार में नहीं हो रहा है और झारखंड में भी नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो गरीब सवर्णों का आरक्षण है उसको 10% से घटा करके 4% कर दिया। उनका अच्छा कहना था ठीक कि है आबादी कम है और ज्यादातर आबादी सक्षम है, तो आरक्षण का प्रोविजन हम 10% नहीं रखेंगे, 4% रखेंगे। तो जी 72% आरक्षण है ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी का, और 4% ईडब्ल्यूएस का। तो वहां 76% का आरक्षण है, जिसको वो बिल भी राज्यपाल के यहाँ अटका है, राज्यपाल ने उसकी मंजूरी नहीं दी। तो ये दो मिसाल है। तो निश्चित रूप से बिहार का भी जो बिल पास होगा, विधानमंडल से पास होगा, वो राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए जाएगा। अब बिहार की यूनिक स्थिति ऐसी है ज्ञानेश्वर जी की यहां भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम समर्थन करेंगे। अब बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अगर समर्थन कर रही है तब तो फिर फटाफट उसकी मंजूरी होनी चाहिए है राज्यपाल के यहाँ से, जी कि अगर भाजपा समर्थन कर रही है, भाजपा की केंद्र में सरकार है, गवर्नर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि है, होम मिनिस्ट्री से उनका अपॉइंटमेंट होता है। अगर भाजपा चाहेगी कि भाई बिल पास हो और बीजेपी ईमानदारी से सपोर्ट कर रही है तो बिल को मंजूरी मिल जाएगी। वहां जी बीजेपी की मंशा की परीक्षा होगी कि आप खाली मुंह जबानी जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं, ओबीसी, ईबीसी का, एससी का, एसटी का वोट लेने के लिए आप ये दावा कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के समर्थक हैं, या सचमुच आप समर्थक हैं? अगर सचमुच तब तो समर्थक नीतीश है कुमार तो ने फिर फंसा मंजूरी दिया ना करिए। बीजेपी को तब तो नीतीश कुमार ने फंसा दिया ना बीजेपी को, क्योंकि राज्यपाल तो झारखंड में भी भाजपा के ही है, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा के ही हैं। तो भाजपा ने भले ही विधानमंडल में समर्थन कर दिया हो, लेकिन असली परीक्षा तो राजभवन में होगी। बिल्कुल, अब इस मामले में ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है बीजेपी के लिए। बीजेपी को अब इसमें जी स्टैंड लेना होगा। अगर आप हम्म, समर्थन करते हैं, आप जी चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण बढ़ाया जाए और एससी एसटी का भी जो आरक्षण बढ़ाया गया 1-1% वो बढ़ाया जाए, तो फिर तो गवर्नर से आपकी मंजूरी करानी होगी। आपको भी जाना होगा गवर्नर के यहाँ जब सरकार बिल भेजेगी, और सरकार जी के बिल्कुल प्रतिनिधि जाकर के मिलेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ कि 5 मंत्रियों का एक प्रतिनिधि मंडल गया, बिल जब पास हुआ विधानसभा से और उसको भेजा गया राजभवन, तो 5 मंत्रियों का एक दल गया जिसने एक कॉपी भी सौंपी जाकर के राज्यपाल को और कहा कि इसकी मंजूरी करिए। तो जब जब बिहार में ऐसा ही अगर होता है और सरकारी दल, सरकारी में गठबंधन का एक प्रतिनिधिमंडल जाकर के राज्यपाल से मिलता है, तब तो बीजेपी के भी लोगों को जाकर के कहना होगा कि आप इसकी मंजूरी करिए। कहना क्या होगा, जी उनको कराना होगा। अगर नहीं हम्म, कराते हैं तो फिर आपकी मंशा पर सवाल उठेगा कि आप एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। इस स्थिति में, दोनों ही स्थितियों में नीतीश कुमार और लालू यादव के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है। आपने अगर आरक्षण बढ़ा दिया तो बहुत बढ़िया है, ओबीसी का आरक्षण सीधा 30% से बढ़ के 43% होगा। हम लोग आगे अभी बात करेंगे उससे क्या फायदा होगा, कितनी नौकरी है। जी लेकिन जो परसेप्शन की बात होती है, जो धारणा की बात होती है, पॉलिटिक्स तो प्रतीकों पर होती है, खासतौर से बिहार जैसे राज्य में पॉलिटिक्स हमेशा प्रतीकात्मक होती है।
तो एक प्रतीकात्मक महत्व देने की बात हो जाएगी कि सीधा ओबीसी आरक्षण, ईबीसी आरक्षण जो कंबाइंड अभी 30% है वो हम 43% कर रहे हैं। अगर हो जाता है अजीत तो जी, फर्स्ट अजीत मिलेगा जी, नीतीश कुमार और लालू यादव को। अजीत जी, आपने छत्तीसगढ़ में मामला फंसा हुआ है, झारखंड में मामला फंसा हुआ, तमिलनाडु की भी चर्चा हो रही है। तमिलनाडु में क्या हाल है? तमिलनाडु में कहा जा रहा है आरक्षण बढ़ा दिया गया। नहीं, तमिलनाडु में बढ़ाया गया, हम उस पर आ ही रहे थे। वो जी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी एक ग्रे एरिया है। तो वो जी। जो ग्रे एरिया है उसको डिफाइन करने की जरूरत है कि वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है वो ग्रे एरिया। जैसे जी। अभी छत्तीसगढ़ में भी 58% आरक्षण है। छत्तीसगढ़ में कोई 50% की सीमा नहीं है, 58% आरक्षण ऑलरेडी है छत्तीसगढ़ में। और वो हम्म। वहां के जो रायपुर हाईकोर्ट ने, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इसकी मंजूरी दी हुई है। ओबीसी, जी। ईबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण 58% है वहां। तो उसकी मंजूरी दी हुई है, चूंकि वहां के हालात को, वहां की स्थितियों को देखते हुए ये मंजूरी दी हुई है। सेम स्थिति तमिलनाडु में, जहां 69% आरक्षण की मंजूरी कोर्ट ने दी हुई है। तो ये एक ग्रे एरिया है जिसको कोर्ट को डिफाइन करना है, और कोर्ट ने इस पर डिफाइन नहीं किया है। कोर्ट ने इसको बड़ा वेग सा छोड़ा हुआ है। जब ये ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का मामला कोर्ट में पहुंचा था और ये हुआ था कि भाई इससे तो ब्रीच हो रही है, आपकी जो सीमा है 50% की, वो 50% की सीमा टूट रही है। 10% आरक्षण दे रहे हैं तो 60% हो गया ना। जी। तो आपकी आरक्षण की जो इंदिरा साहनी केस में आपने 50% का आरक्षण की सीमा लगाई है, वो सीमा तो टूट जाएगी। तो फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राज्य से, ये मतलब ये सरकारों के ऊपर छोड़ते हैं हम। सरकार की समय और परिस्थितियों के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से सरकार इसकी सीमा को बढ़ा सकती है। मतलब वो ऐसा कोई बहुत सैक्रोसेंट नहीं है, बहुत पवित्र लाइन नहीं है जिसका उल्लंघन नहीं हो सकता है। तो ये इस तरह का एक वेग एरिया है। लेकिन ये मामला तो तब आएगा जब जब नहीं मंजूरी होगी और कोर्ट में जाना होगा। जब गवर्नर बिल्कुल। मंजूरी नहीं करेंगे और मामला कोर्ट में जाएगा, तब ये वहां की बहस में, वहां की सुनवाई में ये आएगा। तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिया जाएगा और छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दिया जाएगा, जहां 58% ऑलरेडी आरक्षण है ईडब्ल्यूएस को छोड़ के। तो ये इसकी मिसाल वहां दी जाएगी। लेकिन उसके पहले तो राजनीतिक लड़ाई होगी राजभवन की। बीजेपी वर्सेज वर्सेज लालू नीतीश की जो लड़ाई है, उसमें तो हमने जो कहा कि दोनों हाथ में लड्डू है। अगर मंजूरी नहीं करते हैं गवर्नर, तब ये दोनों पार्टियां बीजेपी को घेरेंगी कि भाई ये तो हितैषी नहीं है पिछड़ी जातियों के। वैसे भी रिश्ते अच्छे नहीं है बिहार में राजभवन और सरकार के बीच में। बिल्कुल, तो ये मामला अटक सकता है, जाके वहां रुक सकता है। जी। तो रुक गया, तब भी जेडीयू आरजेडी के लोग सड़क पर उतरेंगे कि देखिए बीजेपी नहीं मंजूरी होने दे रही है, हमने तो विधान परिषद से पास करा के, विधानसभा से पास करा के भेजा है, और बीजेपी नहीं होने दे रही है। हो गया, तब बीजेपी उसका कितना भी श्रेय लेना चाहे, उसको नहीं मिलेगा श्रेय, आरजेडी जेडीयू को ही मिलेगा। तो ये दोनों स्थितियां उनके लिए दोनों हाथ में लड्डू जैसी स्थिति है कि जो ये दाव चल दिया उन्होंने। अगर ये आरक्षण की मंजूरी हो जाती है 65% की, तो वाह क्या है, फिर तो सारा श्रेय नीतीश कुमार को मिलेगा और लालू यादव को मिलेगा कि असली असली पिछड़ों के और दलितों के मसीहा तो यही दोनों हैं। इन दोनों ने जी। आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। नहीं हम्म। मिलेगा तो बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेंगे। चलिए, मिलेगा और नहीं मिलेगा ये तो यक्ष प्रश्न है। लेकिन हम ये मानते हैं कि मिल ही जाएगा, क्योंकि 2024 का चुनाव है और बीजेपी भी इस तरीके से धोखा नहीं खाना चाहेगी और अपना स्पेस नहीं खोना चाहेगी ओबीसी और ईबीसी के बीच में। लेकिन हम सवाल ये करते हैं कि देखिए, आरक्षण आप बढ़ाते जा रहे हैं, अवसर कम होते जा रहे हैं, सरकारी नौकरियां कितनी, यह आर्थिक रिपोर्ट में दिखाई पड़ गई है। ऐसे में जो पढ़ने लिखने वाला तबका है, जिसे अपने टैलेंट पर भरोसा है, उनके लिए तो चुनौतियां और भी गंभीर हो गई। पहले से ही यह कहा जाता है कि बिहार में पढ़ने वाले बच्चे 12वीं के बाद तो रुकते ही नहीं। जब यूपीएससी के नतीजे आते हैं तो हम ढिंढोरा पीट लेते हैं, इतने बिहारी। लेकिन हकीकत यही होता है कि वे 12वीं के बाद कहीं ना कहीं किसी दूसरे प्रदेश में जाकर पढ़ रहे होते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों के छात्र तो शायद दिखते ही नहीं है, बिहार के किसी विश्वविद्यालय के छात्र नहीं दिखते हैं। तो यूपीएससी की बात छोड़ दें, हमने कहा, प्रारंभ में भी कहा था कि बिहार में दो ही नौकरी बचती है, सिपाही और मास्टर साहब। अभी आपने देखा बीपीएससी ने बहाली परीक्षा आयोजित की, इसमें भी दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया। और जैसे ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका देते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन की बात आ जाती है। तो क्या जिस तरीके से आरक्षण बढ़ाया जा रहा है, पढ़ने वाले लड़के लड़कियां बिहार से अपना बुढ़िया बिस्तर बांध ही लेना अब। इसमें अब दो बातें हैं। एक बात तो पहले आपने जो कहा कि मिल ही जाएगा, चूंकि चुनाव है 2024 का, तो जी। उस
वो फिर उससे एक नई स्थिति क्रिएट होगी, उसका 1 लाइन 2 लाइन में जवाब हम दे दें आपको कि उससे एक नई जी। स्थिति क्रिएट होगी। फिर आप छत्तीसगढ़ और झारखंड में नहीं रोक पाएँगे। अगर फिर हुँ, आपको ये एक नज़ीर बन जाएगी, ये एक मिसाल हो जाएगी और फिर उस ऑर्डर को गवर्नर के यहाँ भी चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। तो ये जी, बीजेपी के लिए फँसने वाली स्थिति है। छत्तीसगढ़ का तो चुनाव मान लीजिए अभी विधानसभा का निकल जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में दिक्कत आएगी और झारखंड में तो लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव अगले ही साल है। तो फिर आरक्षण जी, का एक बड़ा मसला बन जाएगा। वहाँ ओबीसी का ही आरक्षण दोनों जगह बढ़ाया गया। 13-13% ओबीसी का ही आरक्षण जी, दोनों जगह बढ़ा है। तो वो एक स्थिति क्रिएट होगी अगर यहाँ बिहार में मंजूरी होती है तो। अब हम लोग इस आरक्षण की सीमा बढ़ाने के मेरिट पर बात करें, इसका जो गुण दोष है, इस गुण दोष पर आप बात करें हम लोग, इसका क्या जी। फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। हुँ, हुँ। देखिए, अब हम लोग कल देखे जो रिपोर्ट आई है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे आया है, उसके हिसाब से जहां तक हमको ध्यान आ रहा है वो कोई 55 लाख या 60 लाख के करीब सरकारी प्राइवेट दोनों मिलाकर के नौकरी है। जी। टोटल इतनी नौकरी है और हुँ, 13 करोड़ की आबादी है। तो जी, अब अगर वो नौकरी तो नहीं बढ़नी है, नौकरी बढ़ने की कोई गुंजाइश तो हमको दिख नहीं रही है। अगर ये लोग बहुत बढ़िया सरकार करेगी, तो 1 लाख शिक्षकों की बहाली और निकली है, थोड़े से और शिक्षक निकल जाएँगे, थोड़े से और सिपाही आपने कहा कि उनकी बहाली निकल जाएगी और क्या बहाली जी। करेंगे? बिहार इसके सरकार के बाद तो कुछ पास बचता नहीं है। इसके बाद कोई कुछ नहीं बच रहा है। बिहार सरकार के जी, पास ना कोई ज़्यादा पीएसयू हैं, ना दूसरी सरकारी नियुक्तियाँ हैं, लोग रिटायर होते जा रहे हैं, पद खाली पड़े हैं और जो भी नियुक्ति हो रही है उसमें वो आपने एक बेल्ट्रॉन बना दिया है, उसके थ्रू ठेके पर आप लोग रख लेते हैं। तो सारा सिस्टम तो सरकार का वहाँ ठेके पर चल रहा है। जी, तो उसमें भी बहुत नई नौकरी आप नहीं क्रिएट कर सकते हैं। कोई प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं है बिहार में कि आप उम्मीद करें कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी बढ़ेगी, तो आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी आरक्षण देकर के वहाँ नौकरी दिलवा देंगे। न्यायपालिका में आरक्षण की व्यवस्था का कैसे होगा, अभी उस पर सिर्फ चर्चा हो रही है। तो नौकरी का स्कोप बहुत नहीं बढ़ना है। आरक्षण की सीमा बढ़ जाने का मतलब ये है कि सिर्फ इसका प्रतीकात्मक भावनात्मक महत्व है। जो पिछड़ी जातियां हैं, अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, उनके बीच में आप एक मैसेज बनवाएंगे कि देखिए हमने आपकी आबादी की गिनती कराई है, आपकी आबादी बताई है, उसके आंकड़े रखें सामने और आपका आरक्षण बढ़ा दिया है। हम ये जी, गारंटी नहीं करेंगे कि आपको हम सबको नौकरी दे देंगे। हमने आपके आंकड़े बताए, आपके लिए आरक्षण की व्यवस्था बढ़ा दी है। अब एक सिंपल बात सोचिए ज्ञानेश्वर जी, जो किसी भी नेता से भी पूछा जाना चाहिए है कि अभी जो 50% आरक्षण की व्यवस्था है ओबीसी, ईबीसी और एससी एसटी के लिए, वो तो दशकों से चली आ रही है। मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस का बिल्कुल। 10% आरक्षण तो अभी 2-4 साल पहले शुरू हुआ, लेकिन जी, 50% आरक्षण तो 3 दशक से है। तो हुँ, उस 50% आरक्षण से क्या बन गया जो अब आप 15% बढ़ा दीजिएगा, 10 तो बन जाएगा। भाई उस 50% से क्या बढ़ गया? 50% हुँ, आरक्षण लागू किए रहे आप 3 दशक से, तो उसके आंकड़े तो सबके सामने हैं कि हर पैमाने पर बिहार सबसे गरीब राज्य है। जब तक 50% में तो अब 65%, 5-15% बढ़ा दीजिएगा तो चमत्कार हो जाएगा। ये कोई अलादीन का जिन तो है नहीं कि घिस दिया उसमें 15% आरक्षण का एक और सीरम डाल दिया तो उसके बाद अब बहुत भारी अब उससे फायदा हो जाएगा, बड़ा बिहार का विकास हो जाएगा, वहां के लोग अमीर हो जाएंगे। बिल्कुल। भाई कैसे होंगे? होंगे हो ही नहीं सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। वो इसलिए नहीं होंगे। आरक्षण की सीमा बढ़ाने के पहले जो ये एक मुहावरा कहावत कही जाती है कि बग्घी के आगे घोड़े घोड़े के आगे बग्घी जोतना। तो आप घोड़े के आगे बग्घी जोत रहे हैं। आप जी, पहले शिक्षा व्यवस्था में सुधार करिए वहाँ। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है आप शिक्षा व्यवस्था में सुधार करिए, स्कूलों की व्यवस्था सुधारिए, सरकारी स्कूलों की खास तौर से। सारा सिस्टम शिक्षा का आपने आउटसोर्स कर दिया प्राइवेट प्लेयर्स को। और जब कहा जा रहा है कि ये जो नए शिक्षा सचिव आए उन्होंने ये अच्छा काम किया कि उन्होंने कहा कि सारे दिन के समय में कोई कोचिंग नहीं चलेगा, तो उसके लिए आंदोलन शुरू हो गया। बच्चे-बच्चियाँ सब आंदोलन करने लगे। जैसे कोचिंग कोचिंग मेन स्ट्रीम हो गया और स्कूल की व्यवस्था जो है वो हाशिए की व्यवस्था हो गई। आप जी, स्कूल की व्यवस्था को, कॉलेज की व्यवस्था को मेन स्ट्रीम की व्यवस्था बनाइए। आप उसमें अच्छे क्वालिटेटिव टीचर्स रखिए, वहाँ लैब्स ठीक करिए, वहाँ बिल्डिंग्स बनवाइए, क्लासरूम ऐड करिए, उसमें स्मार्ट लर्निंग का आजकल जितने इक्विपमेंट्स आए हैं आप वो लगाइए। पहला काम तो ये होना चाहिए। और पढ़ने का समान अवसर सब आदमी को उपलब्ध करा दीजिए। वहाँ आप आरक्षण कर दीजिए पढ़ाई में कि भाई इतने लोगों को हम आपका दाखिला देंगे। भारत सरकार ने जैसे अभी उस दिन अमित शाह मुजफ्फरपुर में गए थे तो इस बात का श्रेय ले रहे थे कि नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूल में नरेंद्र मोदी ने आरक्षण की व्यवस्था की ओबीसी के लिए। एक स्कूल वैसा, इस तरह का आप बिहार सरकार को स्कूल का वैसा सिस्टम खड़ा करे वहां। जिस तरह से भारत सरकार के स्कूल का सिस्टम है, केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय है, सैनिक स्कूल है, इस तरह का स्कूल का कोई ढांचा बनाए, फिर आप उसमें आरक्षण देकर के ओबीसी के बच्चों को पढ़ाइए।
फिर उनकी प्रतिभा निखर के आएगी। हम ये नहीं कहते हैं कि प्रतिभा सिर्फ अगड़ी जातियों में है या जो मजबूत पिछड़ी जातियां हैं उन्हीं में है, लेकिन किसी का भी बच्चा हो, हम तो यहाँ हम ज्ञानेश्वर जी मुखर्जी नगर के इलाके में रहते हैं और हमने तमाम इंस्टीट्यूट्स देखे हुए, हमारे दोस्त हैं जो सब लोग कोचिंग चलाते हैं, बड़े कोचिंग, हम मॉक इंटरव्यू में जाते रहे हैं। जी। बड़ी संख्या में बच्चे पिछड़ी जाति के होते हैं, वहां कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऊंची जाति के लोग ही के बच्चे आकर के यहाँ यूपीएससी की तैयारी करते हैं और पिछड़ी जाति का बच्चा आकर के यहाँ नौकरी करता है। यहाँ जी। ऊंची जाति के बच्चे हमारी सोसाइटी में भी चौकीदारी करता है और पिछड़ी अच्छा। जाति के बच्चे भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, नीट और जेआरएफ निकालने के लिए तैयारी करते हैं बच्चे यहाँ पिछड़ी जाति के भी। तो ये वहां इस मामले में तो पूरा समाजवाद है बिहार में, परेशान है तो हर आदमी परेशान है, जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। वो पिछड़ी जाति गरीब है तो सब गरीब है, पिछड़ी जाति भी, अति पिछड़ी जाति भी और फॉरवर्ड भी गरीब है तो वो सब गरीब है, अनपढ़ है तो सब अनपढ़ है। तो जिसका भी बच्चा, जैसे आपने कहा ना कि जिसका भी बच्चा पढ़ने में जरा सा ठीक रहता है, तेज रहता है, उसके गार्जियन को समझ में आता है कि हमारा बच्चा पढ़ के कुछ कर सकता है, वो तुरंत उसको 10वीं के बाद ही बाहर भेज दे रहा है। अब तो हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं ज्ञानेश्वर जी की प्राइमरी स्कूल पास करने के बाद बच्चों को लोग ले आ रहे हैं दिल्ली में मिडिल स्कूल पढ़ाने के लिए। 6th-7th क्लास में दिल्ली में लोग आकर के अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं। जिस तरह से गांवों से पलायन हुआ और गांव से लोग निकल करके शहर में आए कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना लाइफस्टाइल जैसा भी रहे, जितना कमाते हैं उसी में हम बच्चों को पढ़ाएंगे, वो लोग उसमें जरा सा जो ठीक है वो छोटे शहर से पटना गया और जो उससे ज्यादा ठीक है वो दिल्ली आया, जहां उसको जगह मिली वो वहां गया। देखिए, बिहार में अभी भी शिक्षा को सर्वाधिक महत्व देने वाला प्रदेश है, वहां के लोग हैं, वहां के माता पिता है। ये पूरे भारत का संस्कार है और भारत में भी खासतौर से बिहार का संस्कार है। लोग जमीन बेच करके बच्चों को पढ़ाते हैं, गहने गिरवी रख के बच्चों को पढ़ाते हैं। आप कितनी इस तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज दिखा चुके, आप भी दिखाते हैं और ऐसे कितनी स्टोरी चारों तरफ है कि किस तरह से चौकीदार का बच्चा और गार्ड का बच्चा, किस तरह से कंपाउंडर का बच्चा पढ़ करके और आईएएस किया, यूपीएससी किया, पीसीएस किया। तो उसके लिए अच्छा जी, अवसर ही नहीं है बिहार में। बिल्कुल अवसर नहीं है। देखिए, कल नीतीश कुमार जब बोल रहे थे बिहार विधानसभा के भीतर, तो उन्होंने कहा क्या हो जाएगा, बहुत आसान शब्दों में उन्होंने कह दिया कि पहले 40% ओपन एरिया थे, मतलब जहां कंपटीशन था, जहां जनरल क्लास या किसी भी क्लास के लोग शामिल हो सकते थे। अब जब आरक्षण, माफ कीजिएगा, आरक्षण जब 75% बढ़ जाएगा तो वो 40% से घटकर 25% हो जाएगा। देखिए, राजनीतिक शब्दों में यह कह देना, मुख्यमंत्री ने जितने आसान शब्दों में यह कह दिया, ये शब्द जब पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने सुना होगा, उनके कलेजे पर क्या बीता होगा, उनकी रात कल कैसे कटी होगी। क्या मेरी बातचीत कई लोगों से हुई, उन्होंने कहा मन कर रहा है बिहार छोड़ दें, दूसरे प्रदेश में चले जाएं, वहां के मतदाता बन जाएं, वहां के नागरिक बन जाएं, क्योंकि जिस तरीके से, जिन आसान शब्दों में आप कह देते हैं 40 से घटकर 25 ही तो हो जाएगा, तो ये 15% कम होता है क्या? 1% में कितने हजार, कितने लाख लोग छप जाते हैं। तो ये तो बड़ी चुनौती है ना अजीत जी। नहीं है, बिल्कुल है। और ये एक नए सिरे से आप ये मतलब हम लोग ये कह सकते हैं, अभी एंटिसिपेट कर सकते हैं, ये एज्यूम कर सकते हैं हम लोग की पलायन की एक नई लहर न शुरू हो जाए इससे। जो माइग्रेशन की जो लहर चली थी 90s में और फिर उसके बाद बढ़ी, वो फिर एक समय उसमें थोड़ी रफ्तार उसकी धीमी हुई, एंटी माइग्रेशन शुरू हुआ, रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ, लोग लौटने लगे बिहार। फिर एक नया दौर शुरू हो सकता है माइग्रेशन का, लोग फिर से बाहर जाने की सोचने लगे, जिसको लग रहा है कि आरक्षण की इस व्यवस्था में उसके लिए कोई स्थान नहीं बनेगा। क्योंकि ओपन स्पेस जो है, ओपन स्पेस वो 25% रह जाएगा, जो कॉम्पिटिटिव स्पेस है वो 25% रह जाएगा। और वो 25% का स्पेस जो है उसके लिए बहुत ज्यादा मारामारी होगी। जो प्रतिभाशाली लोग हैं, और अब ऐसे इस तरह के नियम हैं, आरक्षण के नियम इस तरह के हैं कि बड़ी आबादी बिहार में क्या है ज्ञानेश्वर जी, अब थोड़ी बारीकी इसमें हम आपको बताएं, वो जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों को इसका आइडिया है, चूंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला था गुजरात हाई कोर्ट से आकर के, और उस पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उसने कहा था कि अगर आप आरक्षण की किसी भी कैटेगरी में जो अर्हता तय है उसका इस्तेमाल करके आप परीक्षा में शामिल होते हैं, तो बेशक आप मेरिट की लिस्ट में आ जाएं, आपको आरक्षण की श्रेणी में रखा जाएगा।
तो बड़ी अच्छा। आबादी बिहार की ऐसी है, आपको आरक्षण से ही आया हुआ कैंडिडेट माना जाएगा, बेशक आपको मेरिट के मार्क्स आ जाए। तो जी। बिहार में क्या है कि बड़ी आबादी जो है, इतना समय लगता है बीपीएससी के नतीजे आने में, इतना समय लगता है कि पीटी की परीक्षा हुई, उसके बाद मेंस हुई, कभी पेपर लीक हो गया, कभी केस मुकदमा कोई कोर्ट चला गया, नतीजे को चुनौती दे दी गई, तो एक एक परीक्षा कई कई वर्षों तक लंबित रहती है, रिजल्ट कई कई वर्षों तक लंबित रहते हैं, और लड़कों की लड़कियों की उम्र बीती जाती है। तो अब जी। वो एक बल्क में इतनी इतनी उम्र के लोग खड़े हो गए हैं, और वो फिर उस स्पेस के लिए बड़ी लड़ाई होगी, जो आरक्षण का स्पेस, जो आरक्षण का स्पेस है, वो मैक्सिमम लोग उसको कब्जा करेंगे, चूंकि ये उम्र दराज लोग हैं, और वो अब अर्हता, उसका जो क्राइटेरिया है उसी का इस्तेमाल करके फॉर्म भरेंगे कि 30 आपकी 32 साल से उम्र ज्यादा हो गई है, लेकिन आप ओबीसी में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, फिर आप मेरिट में भी भले आए, लेकिन ओबीसी कोटे में ही आएंगे। तो जो नई पीढ़ी आ रही है, जो 21 साल 22 साल का जो नया बच्चा ग्रेजुएशन करके आएगा, उसकी भी तो बहुत बड़ी आबादी हो गई, वो भी तो बिल्कुल होगी, इंतजार कर बिल्कुल। रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने का। तो जी। उसके लिए तो स्पेस बहुत श्रिंक हो गया, उसके लिए तो स्पेस 25% ही रह गया। और अगर मान लीजिए कि खुदा न खास्ते इसी में बिहार सरकार डोमिसाइल का भी नियम कर दे, जैसे दिल्ली में भी है, दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिला होता है तो दिल्ली से जो बोर्ड की परीक्षा पास करते हैं उनके लिए कुछ आरक्षण होता है, तो फिर जी। तो और स्पेस कम होता जाएगा, बाहर के लोगों के लिए भी और वहां के लोकल लोगों के लिए भी। तो ये पूरा एक चलिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम हो गया है, ये आरक्षण की वजह से। अब जितना सीमा बढ़ाते जाएंगे, आप कंपटीशन की संभावना को उतना कम करते जाएंगे, और ब्रेन ड्रेन की जो संभावना है, जो भी अभी, अब वैसे हमको लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट को बिहार में बचे हुए हैं, लेकिन जो थोड़ा ठीक है। बहुत बचा हुआ है वो भी माइग्रेट कर जाएगा, वो भी निकल के वहां मतलब से आ हम जाएगा भविष्य दूसरी भविष्य का तरफ। दृश्य देख रहे हैं कि काबिल लोग चले जाएंगे, काहिल लोग रह जाएंगे। देखिए, एक दूसरी बात और जो कल बात आई, महत्वपूर्ण बात है। 2014 के चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था, प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, हम काला धन वापस लाएंगे, 15-15 लाख रुपए हर एक भारतीय के खाते में जाएंगे। इसे बाद में जुमला कह दिया गया, आज भी सवाल पूछा जाता है। कल नीतीश कुमार ने कह दिया कि जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है, उसमें 94 लाख परिवार, 94 लाख परिवार जो गरीब की जमात में है, पंक्ति में है, उनको हम 2-2 लाख रुपए देंगे। बिहार की आर्थिक स्थिति क्या है? बिहार का बजट क्या है? बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा बचता है? एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट क्या है? यह भी आपको पता है। यदि बिहार संपन्न होता तो अस्पतालों की स्थिति सुधर गई होती, स्कूलों की स्थिति सुधर गई होती। तो आपके पास आमदनी के स्रोत दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और आपने कह दिया कि 2-2 लाख रुपए देंगे। देखिए, जनता को तो यह बहुत बात पसंद आएगी, और नीतीश कुमार थोड़े कमिटमेंट वाले आदमी माने जाते हैं, लेकिन पैसा आएगा कहां से? 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपए बहुत बड़ी राशि होती है, बहुत बड़ी राशि होती है। जी जी। देखिए, ये फिर वही बात है जो आज हम लोग पहले भी एक दिन चर्चा किए थे, जो मुफ्त की रेवड़ी का मामला है, कि जी। आपको, हमने कल ही आपसे बात होती हुई कहा था कि आपके पास 1 लाख रुपया है, 2 मिनट में बांटना चाहे बांट देंगे, 1 लाख रुपया कमाने में लोगों का सिर का पसीना एड़ी से बह जाएगा। तो जी। 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने के लिए पैसा कहां से आएगा? ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि पैसा कहां से आएगा। जिसको आप दीजिएगा वो उस पैसे का क्या करेगा? मान लीजिए कि बिल्कुल। आप फेज वाइज शुरू करते हैं, कि जो हम्म। सबसे अत्यंत पिछड़ा में भी, जो आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर है और अत्यंत पिछड़ी जाति का, हम वहां से शुरू करेंगे, फेज वाइज शुरू करेंगे। हम पहले 1 लाख परिवारों को देते हैं, तो उस 2-2 लाख रुपए का वो क्या करेगा? ये सोचा कोई रोड मैप है कि हम किस चीज के लिए 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से एक घोषणा की थी कि हम विश्वकर्मा योजना शुरू कर रहे हैं। जी। 13,500 करोड़ रुपए उस योजना में एक कॉर्पस फंड होगा, और जो हम्म। कारीगर जातियां हैं, बढ़ई हैं, लुहार हैं, इस तरह की जो जातियां हैं, उनको हम आसान लोन देंगे, बिना किसी कागज के, बिना किसी मॉर्गेज के हम उनको लोन देंगे, ताकि वो अपना बिजनेस उससे बढ़ा सकें। जी। तो ये एक दृष्टि, एक समझ हुई कि एक काम के लिए दे रहे हैं, और हम्म। लोन के फॉर्म में दे रहे हैं, सॉफ्ट लोन है, बहुत मामूली ब्याज पर देंगे, और उससे ये हम उम्मीद करते हैं कि जिस पेशे में है उस पेशे को वो आगे बढ़ाएगा। इन 94 लाख परिवारों को देने के लिए क्या सोचा है नीतीश कुमार ने, कि किस चीज के लिए दे रहे हैं, वो लेकर के क्या करेंगे? उस पैसे से वो परिवार के लोग क्या करेंगे? जी। खर्च कर देंगे, अपने घर बिल्कुल। परिवार की जरूरतें पूरी करने में खर्च कर देंगे, जी। अनाज खरीदेंगे, या
साइकिल नहीं तो साइकिल खरीद लेंगे, मोटरसाइकिल खरीद लेगा कोई आदमी, तो फिर मोटरसाइकिल खरीद लिया उसमें तो फिर उसको तो पेट्रोल डलवाना होगा उसमें, तो उसके पैसे कहाँ से आएंगे? ये इस तरह की एकदम रेकलेस योजना है, रेकलेस। हम चाहते हैं कि गरीब को पैसा मिले, और हम चाहते हैं कि कॉर्पोरेट का पैसा काट करके जो कॉर्पोरेट के आप लाखों करोड़ रुपए बैंक्स और सरकार, भारत सरकार माफ कर रही है, वो माफी नहीं होनी चाहिए। उनसे सारा वसूलिए और गरीब को दीजिए, लेकिन गरीब को देने में एक योजना होनी चाहिए कि इस पैसे का आप क्या करेंगे। एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए है उसके ऊपर कि भाई ये बिल्कुल पैसा हम बिल्कुल आपसे लेंगे, हम कोई ब्याज जी नहीं लेंगे, लेकिन मूलधन हमको लौटाना होगा आपको, आप कमाइए, हम आपको कमाने के लिए दे रहे हैं, आप इस पैसे का ये इस्तेमाल करेंगे। जैसे आज क्यों डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट हो रहा है, क्यों इस तरह जी की योजना चल रही है कि आप जो पैसा सीधे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अभी कहा गया कि कई जगह कांग्रेस ने भी कहा कि हम जो गैस का सिलेंडर रिफिल होगा उसमें हम 500 रुपया आपके खाते में वापस कर देंगे। इससे ये इंश्योर होता है कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो सही जगह इस्तेमाल हो रहा है। हम गैस का सिलेंडर भरवाने के लिए पैसा दे रहे हैं तो गैस के सिलेंडर में ही खर्च हो रहा है, शराब खरीदने में खर्च नहीं हो जा रहा है, सिगरेट गुटखा खरीदने में खर्च नहीं हो जा रहा है, या मटन भात की पार्टी करने में खत्म नहीं हो जा रहा है। भाई 2 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, वो तो खर्च हो जाएगा जिसको दीजिएगा। अगर उसके पास कोई योजना नहीं है और आपने फ्री में ऐसी दे रहे हैं कि हम आपको ऐसी दे रहे हैं, तो उससे न वो अमीर हो जाएगा और न उसका जीवन चल जाएगा। 5 आदमी के सही बात है, परिवार में सही जब बात 2 लाख रुपए आप दे रहे हैं, 40-40 हजार रुपया प्रति व्यक्ति पड़ेगा, तो खर्च कर जी देगा, फिर उसके बाद क्या है? तो इस तरह की योजना अगर आपके पास किसी भी सोर्स से, भगवान जाने कौन सा सोर्स है, कोई गुप्त होगा सोर्स, पता होगा नीतीश जी को और उनके वित्त मंत्री विजय चौधरी जी को, वो रकम अगर कहीं से आपके पास इतनी बड़ी रकम आ रही है तो भगवान के लिए उसका सदुपयोग करिए, उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाइए, एक योजना बनाइए और 94 लाख परिवारों को कहिए कि हम आपको इस काम के लिए ये पैसा दे रहे हैं और यही काम आप करेंगे ताकि आपका जीवन स्तर सुधरे। आप आजादी के 75 साल के बाद अत्यंत गरीब हैं, मतलब सबसे खराब स्थिति में आप हैं, आप 6,000 रुपया आपका परिवार महीने में नहीं कमा पा रहा है, तो इस पैसे का इस्तेमाल करके आप कमाइए, आप अपने परिवार की आमदनी बढ़ाइए, जीवन स्तर सुधारिए लोगों का, और इसको कहीं इस तरह से निवेश करिए कि आपको नियमित आय हो इससे। अगर ऐसी कोई योजना नहीं है और आप सीधे ये कह रहे हैं कि हम आपको ये 2-2 लाख रुपया दे देंगे, आपको जो मन हो सो खर्च कर दीजिए, तो ये एक तो कहाँ से रुपया ले आइएगा, रुपया फिर आप कहाँ, जहाँ से ले आइएगा वहां लौटाइएगा कैसे? आपके पास तो जीएसटी का सोर्स है ना, आपका आबकारी का सोर्स है, आपने शराब बंद कर रखा है, तो आपके पास रेवेन्यू आने का कोई सोर्स नहीं। आप हजारों करोड़ रुपया ऐसे बांटने के लिए तैयार हो गए। आप बांटने के पहले इसकी योजना बननी चाहिए है कि हम इस काम के लिए आप लोगों को ये पैसा दे रहे हैं, दीजिए। इस एकदम अच्छी बात है। जो अत्यंत गरीब है, जो 6,000 रुपए महीना नहीं कमा रहा है, जो परिवार, उसको पैसा मिलना चाहिए, लेकिन उसको पैसा किसी योजना के तहत दीजिए, किसी खास काम के लिए दीजिए और उसकी मॉनिटरिंग करिए, उस परिवार को प्रशिक्षण दीजिए इसकी, हम आपको ये प्रशिक्षित कर रहे हैं, आप ये काम करने में सक्षम हैं, आप ये काम करिए और उसके लिए हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, हमको बिना ब्याज के ये पैसा लौटाइएगा। बेशक 20 साल के बाद आप मत लीजिएगा पैसा उससे, लेकिन अभी आप जी उसके बिल्कुल सामने ये मत कहिए कि हम आपको फ्री में 2 लाख रुपया दे रहे हैं कि वो ले जाकर के खर्च कर दे, खा पी के उड़ा दे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, और फिर उसके बाद वही टन गोपाल, फिर 6,000 रुपया महीना पर उसका परिवार चला है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए है। ये इस तरह की योजना जो है, गरीब के लिए पैसा देने की योजना को हम कभी मुफ्त की रेवड़ी नहीं करते हैं। हम एकदम चाहते हैं कि गरीब को पैसा दिया जाए और कॉर्पोरेट का पैसा रोका जाए। जो कॉर्पोरेट की माफी नहीं होनी चाहिए है, उनसे हजारों लाखों करोड़ रुपए जो बकाया है, जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, वो वसूलिए, वसूल के गरीब को दीजिए, लेकिन इस तरह खैरात नहीं, आप उसको एक जिम्मेदारी के साथ दीजिए कि आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, आप इस पैसे का ये इस्तेमाल करेंगे। चलिए, खैरात मत बांटिए और कॉर्पोरेट के यहाँ जो बकाया है उसे वसूलिए। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल तो यही है कि नीतीश कुमार ने तो फैसला कर लिया कि 75% आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, लेकिन क्या राज्यपाल मंजूरी देंगे? क्या अटॉर्नी जनरल जो भारत सरकार के हैं, जिन्होंने झारखंड के मामले में अपनी असहमति जाहिर की है, वह बिहार के मामले में क्या सहमति व्यक्त करेंगे? यह बड़ा सवाल है और बिहार के इन मुद्दों पर हम बने रहेंगे। तो आज आप मेरे साथ जुड़े, बहुत-बहुत धन्यवाद अजीत जी। हम अपने दर्शकों से चाहते हैं कि चलते-चलते यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।